मंच पे बैठे हुए पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री मान साहब, पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस साहब, स्टेज पे बैठे हुए सभी अधिकारीगण, आज यहाँ पे आए हुए सभी चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, डीन्स, प्रोफेसर्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। आज यहाँ पे जितनी बातें हुई हैं एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा करती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक्स में जाना चाहूँगा। 17 साल एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है वो 17 साल पढ़ता है। 17 साल पढ़ने के बाद हम उससे क्या प्रोडक्ट की उम्मीद करते हैं। 17 साल जिंदगी के देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। 17 साल एक बच्चे ने अपने ज़िंदगी के दिए, सबसे प्राइम टाइम के दिए, वो तो जो आउटपुट निकलता है 17 साल की पढ़ाई के बाद वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि वो बच्चा जो 17 साल पढ़ने के बाद निकलता है वो अपने परिवार का पेट पाल सके, इतना कमा सके, इस लायक बन जाए वो 17 साल पढ़ाई के बाद। दूसरा उद्देश्य है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, समाज में एक अच्छा इंसान बन सके। और तीसरा उद्देश्य है कि वो देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। क्या हमारा आज का शिक्षा का सिस्टम जो है वो इन तीनों में से एक भी गोल पूरा करता है? 17 साल पढ़ने के बाद जब बच्चा निकलता है वो चारों तरफ नौकरी के लिए हाथ पैर मारता रहता है, ना वो अच्छा नागरिक बनता, ना वो अच्छा इंसान बनता। वो तो चीज़ें हम सिखाते ही नहीं है शायद अपने शिक्षा के सिस्टम में, ना नागरिक बनना सिखाते, ना इंसान बनना सिखाते। लेकिन वो अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी तैयार नहीं होता। उसके लिए जिम्मेदार है हमारा आज का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो इतने सालों से चला आ रहा है। और इस शिक्षा के सिस्टम की बुनियाद रखी गई थी 1840 में मैकॉले के आने के पहले रैंडम इधर उधर कई सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट था, लेकिन उस वक्त दुनिया का बेस्ट सिस्टम था। हर गांव के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं था जहाँ स्कूल नहीं था। गुरुकुल कहते थे। हर गांव में स्कूल था। टीचर की खूब इज्जत होती थी। आज तो टीचर्स की इज्जत ही नहीं होती हमारे समाज में। टीचर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था समाज के अंदर। और गुरुकुल के अंदर राजा का बच्चा और एक भिखारी का बच्चा दोनों साथ बैठ के पढ़ते थे। आपको जितने मर्जी आप कहानियाँ सुन, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, वहाँ पे राजा के बच्चे और उनके बच्चे साथ बैठ के सीखते हैं। और उनको वो चीज़ें सिखाई जाती थी जो जिंदगी में काम आती हैं। जब वो पढ़ लिख के निकलते थे तो वो कुछ करने लायक बनते थे। कोई लोहार बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था, वो अपना पेट पाल सकते थे। मैकॉले, और उस वक्त इंडिया वॉज द मोस्ट लिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंग्लैंड वॉज द लीस्ट लिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड के अंदर इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। और 1840 में आने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डिमोलिश नहीं किया गया तो इंडिया को हम रूल नहीं कर सकते। और तब मैकॉले ये पूरा एजुकेशन का सिस्टम लेके आया, बीए, बीकॉम, ये डिग्री, वो डिग्री। तब से चला आ रहा है ये सारा झंझट। उन्होंने ये सारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया को डेवलप करने के लिए नहीं बनाया था। ये सारा एजुकेशन सिस्टम क्लर्क पैदा करने के लिए बनाया था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्लर्क पैदा करेगा। और ब्रिटिश साम्राज्य इन क्लर्कों को इस्तेमाल करके, पढ़े लिखे क्लर्कों को इस्तेमाल करके अपना काम चलाएगा। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला और आज भी वही एजुकेशन सिस्टम चला रहा है। हम क्लर्क पैदा कर रहे हैं, डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, बीए, एमए, ये वो, बीकॉम, बीएससी। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं।
और अभी जो श्रुति मैडम ने बोला वो बिल्कुल सही बोला। मान साहब ने भी बोला अगर प्रधानमंत्री के भी पेपर होना तो सारे, जैसे हम तो राजनीति में हैं, जब मैं राजनीति में आया इनकम टैक्स में मैं जॉइंट कमिश्नर होता था, नौकरी छोड़ी राजनीति में आया, बहुत मेरे सारे बैचमेट्स को लगता था कि पागल हो गया, इसका दिमाग सनक गया। कई कई दिनों तक मेरे कई बैचमेट्स ने मेरे से बात ही नहीं की। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, IRS की बिल्डिंग थी, मेरी वाइफ भी IRS ही थी, एक ही बिल्डिंग में लिफ्ट में मिल जाते थे, मुंह मोड़ लेते थे मेरे से, क्योंकि सबको लगता था पागल है। जब राजनीति में आए, राजनीति में अचानक चीफ मिनिस्टर बन गए, सक्सेसफुल हो गए। अब हम लोगों को, यूथ को बोलते हैं आओ राजनीति में आओ, देश आपको संभालना है, कोई नहीं आता। क्यों? कोई अपनी कंफर्टेबल नौकरी छोड़ना नहीं चाहता। नो वन वॉन्ट्स टू टेक अ रिस्क। एक अच्छी खासी नौकरी है, सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे आ जाओ, बच्चे पाल लो। ये सबसे बड़ा इस शिक्षा का हमारा वो है, ड्रॉबैक है कि हमने एक 17 साल के अंदर ऐसा बच्चों के अंदर वो भर दिया, रटो पेपर दो, रटो पेपर दो, अगले उसमें चले जाओ, फिर रटो, फिर पेपर दो, फिर अगले चले। वो ना रिस्क लेने के लिए तैयार है, ना कुछ करने के लिए तैयार है, ना आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसको ये ऐप तोड़ेगा। मैं प्रथम को ये कहना चाहता हूँ कि और कुछ हो या ना हो, अगर इस ऐप की लत पड़ गई, जैसे मुझे वो लड़की जो कंटेंट बनाने वो जिस तरह से पैशन के साथ बोल रही थी, और जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने एक बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया था 11वीं और 12वीं के बच्चों को बिजनेस के लिए तैयार करने के लिए। 2.5 लाख बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ते थे, 2.5 लाख की लगभग 50,000 टीम्स बनी थी, और हर बच्चा एक ना एक आइडिया के ऊपर काम कर रहा था, एक ना एक आइडिया के ऊपर काम कर रहा था। और कई बच्चों की टीम्स के साथ जब हम इंटरैक्ट करते थे, वो अपने आइडिया को लेके पागल हो गए थे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी भूल गए थे, अपने वो उस आइडिया को, इस पे काम करना है, कोई चॉकलेट बना रहा है, कोई पेंटिंग्स कर रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, अपने आइडियाज़ को लेके ये पागलपन अगर हमने इस ऐप के ज़रिए क्रिएट कर दिया, इस एग्जामिनेशन वाले ढर्रे से हम बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा मुझे लगता है इस ऐप का, कि इस ढर्रे से अपने को बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो लत लग गई है ना, रटो पेपर दो, रटो पेपर दो, रटो पेपर दो, इसने हमारी पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी के पूरे यूथ को खराब कर दिया आप लोगों के। तो एक तो ये, दूसरा ये सपना देगा आपको। अभी सपना क्या है? सपना है कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, फिर मैं UPSC के पेपर दूंगा, बैंकिंग के पेपर दूंगा, लेबर इसके पेपर दूंगा, रेलवे के पेपर, कहीं नौकरी मिल जाएगी। ये कोई सपना नहीं है जिंदगी का। हर आदमी अपना एक आइडिया क्रिएट करेगा और उस आइडिया के ऊपर वर्क करेगा और उस आइडिया को वो सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करेगा। ये उसका सपना होगा। ये ऐप उसको एक सपना देगा। ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम की साइकोलॉजी से बाहर निकालेगा। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है इसके ऐप की, जितने पैसे कमाओगे उतने नंबर मिलेंगे। आपको पेपर देके, एग्जाम देके नंबर नहीं मिलेंगे। आप पैसे भी कमाओ और नंबर भी मिलेंगे। ऐसे ही है ना, जितने पैसे कमाओगे, 10,000 रुपये कमाओगे उतने नंबर मिलेंगे, 15,000 कमाओगे उतने नंबर मिलेंगे। पैसे कमाओ और नंबर लो। बहुत खूबसूरत। इसमें एक चीज़ डालनी पड़ेगी, इसमें किसी ना किसी तरह से हम लोगों को, बच्चों को एक्सीलेंस के लिए, मैं जिस भी फील्ड में, वो बच्ची कॉफ़ी तैयार करना चाहिए। यू हैव टू प्रोड्यूस द बेस्ट कॉफ़ी इन द कंट्री। ये आपका मिशन होना चाहिए, नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग रन ऑफ द मिल कॉफ़ी। केवल प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इसमें घर चल जाएगा, दैट शुड नॉट बी योर एम। आपको बेस्ट कॉफ़ी, आपकी ब्रांड जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। सो वो एक पैशन अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। आई हैव टू बी द बेस्ट इन द कंट्री, इन माई एरिया। ये हम लोगों को। और मैं समझ रहा था पंजाब के लोग, दे आर बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स। एक चुटकुला चलता है कि किसी टाइम अगर चांद के ऊपर लाइफ हुई, कॉलोनी बसी, तो वहाँ सबसे पहले एक पंजाबी ढाबा खुलेगा। तो शायद इस ऐप को ट्राई करने के लिए पंजाब से अच्छी जगह नहीं हो सकती थी। शायद खोल ही रखा हो, अभी पता नहीं। तो इस ऐप को ट्राई करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए और सक्सेसफुल करने के लिए पंजाब से अच्छी जगह नहीं हो सकती थी।
मैं उम्मीद करता हूँ बड़े बड़े यूनिकॉर्न निकलेंगे इसमें से, गूगल निकलेगा, एप्पल निकलेगा, IBM निकलेगा, लेकिन हमारा मकसद केवल वो नहीं है। हमारा मकसद है छोटे 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 बहुत सारे ढेर सारे बिजनेसेस खुलें। वी शुड नॉट, इसकी असेसमेंट जो है ऐप की कितने यूनिकॉर्न्स बने उससे नहीं होनी चाहिए। हमारी असेसमेंट ये होनी चाहिए कि कितने सक्सेसफुल वेंचर्स खुल गए, कितने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इस ऐप के जरिए खुले। अगर ये ऐप सक्सेसफुल हो जाता है, और भगवान करे हो, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर ये ऐप सक्सेसफुल हो जाता है और पूरे देश में जाता है, ये हमें चाइना से compete करने के लिए तैयार करेगा। ये मैं कोई ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सोच रहा था अभी बैठ के। चाइना में, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाइना गए होंगे, वहां से चाइना से जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, यार वहां कोई भी स्पेसिफिकेशंस लेके चले जाओ आपको वो प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। यार वहां पे कोई भी प्राइस लेके चले जाओ कि मेरे को इतने का प्रोडक्ट चाहिए, वो उतने का प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। वहां गली गली के अंदर एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए, हमारे यहां नहीं है। अगर इस ऐप ने ढेर सारे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर दिए तो मुझे लगता है कि हम चाइना से compete करने हैं। और भी कई चीज़ें करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ भी ठीक करनी पड़ेगी। पंजाब के अंदर कर रहे हैं, पंजाब के अंदर पिछले 7-8 महीने के अंदर जिस तरह से इंडस्ट्री के ऊपर काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। लेकिन अंत पंत में एंटरप्रेन्योर्स तो चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कुछ काम करने वाले होंगे, तभी तो। ये मुझे लगता है ये ऐप के अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि अब ये ऐप जो है ये केवल कॉलेजेस तक लिमिटेड है, यूनिवर्सिटीज़ तक लिमिटेड है। अभी बताया गया कि शायद 20 यूनिवर्सिटीज़ और कुछ ITIs के अंदर है, और 2027-28 में सारी यूनिवर्सिटीज़ में चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन सिस्टम के बाहर हैं, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं भी मनीष जी से बात कर रहा था, उन सारे बच्चों को भी, उनको तो बेचारों को कोई नौकरी भी नहीं देता, उन सारे बच्चों को, और वो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने अपने। एक चाय वाला भी एंटरप्रेन्योर है, एक रिक्शे वाला भी एंटरप्रेन्योर है, एक हर आदमी जो काम कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर। अगर हम किसी तरह से एक मॉड्यूल बना के, प्रथम इफ यू कैन वर्क ऑन इट, एक मॉड्यूल बना के गांव के बच्चों की कैपेसिटी को एनहेंस कर सकें, उनको, वो कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ, अगर उनको और अच्छा बिजनेस बनाना सिखा सकें, मुझे लगता है कि पूरे पंजाब के अंदर हम खुशहाली का माहौल ले आएंगे। आज बहुत अच्छा लगा। आई एम स्टिल गोइंग बैक विद माई फिंगर्स क्रॉस्ड, प्रेइंग टू गॉड कि भाई ये ऐप बिल्कुल सक्सेसफुल हो। इसमें बहुत रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है, बहुत बड़ा सपना देख के इस ऐप को बनाया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच।